आपका क्लास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का होगा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आज हम स्टार्टिंग से करेंगे। स्टार्टिंग दैट मीन्स जहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट है। ठीक है, देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस में सबसे पहले आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स हैं, जिसमें है डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी, बॉडी, मास, वेट, लेंथ, स्केलर वेक्टर, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट एंड एसआई यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ठीक है हम लोग इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल पर्पस देखेंगे। फंडामेंटल पर्पस, फंडामेंटल पर्पस क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ठीक है, देखिए कोई भी बॉडी है तो उस बॉडी में क्या है, मोशन है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और हर बॉडी वो या तो दो स्टेट में रहना चाहता है, या फिर वो मोशन में है, या फिर स्टेशनरी है, या फिर स्टेशनरी है। ठीक है, अगर मोशन में है तो मोशन में है तो क्या यूनिफॉर्म से है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस पर तो फोर्स का इफेक्ट क्या है। देखिए जब आप चलते भी हैं तो आप अमूमन देखते होंगे, अक्सर देखते होंगे आप कि वॉकिंग में अगर आप फास्टली चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या क्या प्रेशर लग रहा है, वाइंड का प्रेशर लग रहा है। ठीक है, हवा चल रही है तो आप क्या करते हैं, आपकी चाल थोड़ी रिटार्ड कर जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन अगर आप हवा की दिशा में जा रहे हैं, वाइंड ब्लोइंग के डायरेक्शन में है, तो आपकी चाल फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अक्सर देखिए हम ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इस फोर्स के कारण क्या चेंजिंग होगा। तो बॉडी क्या होता है, बॉडी अगर मोशन में है तो स्टेशनरी हो जाएगा, यानी रिटार्ड हो जाएगा, एक्सेलरेट नहीं होगा। या फिर आप इसको एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, मोशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे रोक सकते हैं। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो आप इसे मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मैं अगर ये कहूँ कि ये जो हम फोर्स को पढ़ते हैं, मोशन को पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी को पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखिए हर जगह कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाइड हो रहा है किसी भी बॉडी पे। फोर्स के साथ साथ मोशन का एक अलग इफेक्ट है, फोर्स का अलग इफेक्ट है। ठीक है, फोर्स का अप्लीकेशन अलग अलग लग रहा है। तो एक अलग अलग तरीके से फोर्स का डेफिनेशन अलग अलग निकाल रहे हैं हम, मोशन अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये सारे फिनोमेना, ये सारे बॉडी को, ये सारे पार्ट्स को हम जिस डिपार्टमेंट के माध्यम से, जिस भी ह्यूज सिलेबस के माध्यम से हम गो थ्रू करते हैं, पढ़ते हैं, वो हमें मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, एक्चुअली ये फेनोमेना इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जाता है। ये सारी घटनाएं जो होती है हम उसे जब एक में लगाते हैं तो वो इंजीनियरिंग। ठीक है, आप इंजीनियरिंग का मतलब है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से आप बनाइए, लगाइए, उसका यूज कीजिए, किस तरीके से यूज हो रहा है उसके यूजेज को समझिए। ठीक है, फोर्स लगाने पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मोशन अगर यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इफेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेट कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो फेनोमेना हैं सारी फेनोमेना हैं, ये सब हम जिस भी डिपार्टमेंट के माध्यम से पढ़ते हैं
वही हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल की बात करें, आप ऑटोमोबाइल में क्या है, अगर सिंपल बाइक की बात करें, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, एक्सेलरेटर दे रहे हैं, स्पीड हो रही है गाड़ी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो क्या हो रहा है, मोशन। तो वहाँ हम जो पढ़ेंगे उस एक्सेलरेशन के कारण क्या चेंजिंग हुआ, आरपीएम कितना बढ़ गया, ठीक है। तो यही सब जानने के लिए, यही सब सीखने के लिए हम एक सिलेबस को गो थ्रू करते हैं जिसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, अभी तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस आगे आप पढ़ेंगे कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि जो मूविंग बॉडी है, ऑटोमोबाइल में जो मूविंग पार्ट्स है, उस पर क्या फोर्स लग रहे हैं, उस पर कितने तरीके से फोर्स लग रहे हैं, बैलेंसिंग है, नॉन बैलेंसिंग है, अलाइंजमेंट किस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिविल से हैं, अब अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो आप वहाँ भी समझेंगे कि उसमें अगर कोई स्लैब है, बीम है, कितना फोर्स लगा सकते हैं, कितना फोर्स तक वो कंप्रेस कर सकता है, ठीक है, कितने फोर्स तक वो इलास्टिसिटी को कवर अप कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे का नॉलेज, ये सारी बातों का नॉलेज हम जिस भी डिपार्टमेंट के द्वारा लेते हैं, हम उसमें उसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, ये आप नॉर्मल एक डेफिनेशन समझ गए। और ऐसे देखिए, अगर आप कहिएगा तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप सिस्टमेटिकली डिफाइन करना चाहे तो लिखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बॉडी विच इज इन मोशन या इफेक्ट ऑफ मोशन एंड फोर्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स is that branch of engineering science in which we go through, देखिए go through एक फ्रेज है, in which we go through the effect of motion and force on moving or a stationary object। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच वी गो थ्रू the effect of motion and force of moving or a stationary object। मूविंग या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का हम जो भी करते हैं, गो थ्रू करते हैं, उस पर फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है, मोशन का इफेक्ट क्या हो रहा है, उसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, अभी आपने ये समझा। अब हम समझेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिफाइन कितने तरीके से किया गया है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आप सब सारे स्टूडेंट को, मैकेनिक्स से डरने वाली बात नहीं है। मैकेनिक्स से लोग डरते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स होता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाइड होता है। ठीक है, मैं जो एसबीटी पैटर्न में आपको है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। एसबीटी पैटर्न में जो भी दिया हुआ है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो यहाँ बता रहा हूँ आप डायरेक्ट फिर अपने एग्जामिनेशन में मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। ठीक है, जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, टोटल आपका थ्योरेटिकल 70 मार्क्स का होता है, इसमें जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, हर एक अलग अलग वीडियो लेक्चर दूंगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं मैकेनिक्स को डिफाइन कितने तरीके से किया गया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देखिए इसको कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा कहा गया है डायनेमिक्स। पहले को कहा गया है स्टैटिक्स, दूसरे को कहा गया है डायनेमिक्स। ठीक है, अगर मैं स्टैटिक्स की बात करता हूं तो स्टैटिक्स का मतलब होता है बॉडी इज
इन रेस्ट कंडीशन। और देखिए कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट है तो मैं उसे स्टैटिक कह सकता हूँ, कहता भी हूँ, क्योंकि वही स्टैटिक कहलाती है। दूसरी लैंग्वेज में कहें कि मान लीजिए कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे, आप क्या फील करेंगे उसे, आपको ऐसा लगेगा, एक सेंस लगेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंजिंग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंजिंग इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ये फील होगा कि इट सीम्स दैट द बॉडी इज स्टेशनरी, आपको ये भी फील होगा बॉडी इज स्टेशनरी। तो हम कह सकते हैं और बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का देख लीजिए आप यहाँ, यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक समान गति, यानी कांस्टेंट चाल है, ठीक है, तो मैं उसे कह सकता हूँ कि रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। अब डायनेमिक्स की बात करता हूँ, ठीक है। देखिए स्टैटिक्स आप समझ गए, मैं इसे रफ करता हूँ। अब देखिए डायनेमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। ध्यान से समझिएगा इसे, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मैं जो बताऊंगा। काइनेमेटिक्स क्या है, हम 10th में आप लोग पढ़े होंगे, 2-4 फार्मूला पढ़े होंगे, जो फर्स्ट यूनिट है 10th का, जिसमें आप पढ़े हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ें V इक्वल टू U प्लस AT, इस तरह से करके फार्मूला पढ़ें, ठीक है। और आपको एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया गया होगा कि दिस फार्मूलाज आर अप्लाइज व्हेन द बॉडी इज एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। जब एक समान गति हो तब हम इस फार्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इन सारे फार्मूला को देखिए। एक बात बताइए, अगर कोई भी बॉडी चल रहा है, मूविंग है, तो आप माने या ना माने उस पर एक फोर्स भी अप्लाई होता है। ये आपको इफेक्ट नहीं होगा, ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक फोर्स का एप्लीकेशन उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक फोर्स का एप्लीकेशन उस पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन देखिए इन सारे ऑब्जेक्ट में आप एक्सेलरेशन को काउंट कर रहे हैं, कहीं मास दिख रहा है आपको? यहाँ s क्या है? स्पीड है। v स्क्वायर क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a एक्सेलरेशन, t टाइम है, ठीक है। लेकिन कहीं मास नहीं है, कहीं मास नहीं है। इसका मतलब क्या है? इन सारे फॉर्मूला में जब मास नहीं है, एक्सेलरेशन है ना। तो आप देखिए, हम बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ के माध्यम से क्या जानते हैं? देखिए एक नोट्स में दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? सेकेंड लॉ डिफाइन करता है कि कोई भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का, ठीक है। देखिए जब चेंज इन मोमेंटम में बोलता हूं तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, तो अगर मैं कहूं ये चेंज इन वेलोसिटी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। फोर्स यहाँ देखिए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है।
तो मैं के कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मास तो मास रह गया, और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैं उसे क्या कह सकता हूँ, एक्सेलरेशन कह सकता हूँ। और के कोई कांस्टेंट है, मान लेते हैं के इक्वल टू 1, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप बताइए हमें कि अगर इस फॉर्मूले में मैं मास को निग्लिजिबल कर दूं, मास को निग्लिजिबल कर दूं, या मैं उसे काउंट ना करूं, मास को जब काउंट ना नहीं करूंगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, जीरो। फोर्स का इफेक्ट जीरो हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेम इसी फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए आप, सेम इसी फॉर्मूले में अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जहां फोर्स, मास को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मास को, मास इज नॉट कंसीडरिंग, नॉट कंसीडरिंग, जब मास कंसीडर नहीं होगा, देयरफॉर फोर्स इज नॉट कंसीडर्ड, फोर्स भी कंसीडर नहीं होगा, फोर्स विल बी नॉट कंसीडर। यानी मैं क्या कर सकता हूं, काइनेमेटिक्स को मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स इन विच बी स्टडी ऑफ द बॉडी इज इन मोशन, चूंकि मोशन में है, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स। हम फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कि फोर्स कंसीडर, फोर्स ही जीरो लग रहा है, नहीं, मास जीरो है, हम मास को निग्लिजिबल मान रहे हैं, इसीलिए हम फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आप ये मत डिफाइन कीजिएगा कि सर ऑब्जेक्ट मूविंग में है और फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। आप ये मत कहिएगा कि सर ऑब्जेक्ट मूविंग में है, फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं, आपका वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। आप ये कहेंगे कि सर ऑब्जेक्ट मूविंग में है, बट फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ वी ऑल नो द फॉर्मूला एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी आर नॉट कंसिडरिंग द मास, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ फोर्स will be zero, effect of force will be not considered, okay. Hence kinematics is defined as the branch of engineering science या dynamics in which we study of the body which is in motion without considering the force, okay. आप इसे अपने कॉपी पे अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक्स में तो आप जानते, चलिए ये देखिए, ये काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द सोल इफेक्ट ऑफ फोर्स। काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन विथ कंसिडरिंग सोल इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आते हैं, द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स इन विच बी स्टडी ऑफ द मोशन, इन विच बी स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, ये आते हैं। और वो आपसे पूछेंगे कि क्या कहा जाता है, तो काइनेमेटिक्स। वो आपसे पूछेंगे क्या कहा जाता है, काइनेमेटिक्स। आपसे पूछेंगे क्वेश्चन स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन विच बी स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसिडरिंग फोर्स, वो क्या कहा जाएगा, काइनेटिक्स, ठीक है। वो क्या कहा जाएगा, काइनेटिक्स। देखिए ये डायनेमिक्स रहे या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहे, दोनों का बात वही होगा, या डायनेमिक्स रहे या फिर कहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहे। आप ये मत समझिएगा कि वो सर डायनेमिक्स पढ़ा है यहाँ तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दे दिया, नहीं। आप डायनेमिक्स क्या है, it is also a part of engineering mechanics, okay, got this? It is also a part of engineering mechanics, so got this,
ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। देखिए बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको स्मॉल स्मॉल टॉपिक दे दिए हैं डेफिनेशन टाइप का, ठीक है, वो आपको कवर अप करने हैं। जैसे पार्टिकल क्या होता है, मास क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक हैं आपको दे देंगे। बॉडी, मास, वेट, स्केलर या फिर वेक्टर, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, एसआई यूनिट या फिर डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। आफ्टर देन आपको दे देंगे टाइम, ठीक है। और भी देखिए ये आपका सिलेबस है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका सिलेबस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सब्जेक्ट कोड देखिए आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको हो जाएंगे फोर्स को डिफाइन कीजिए, ठीक है। ये इतने सारे जो आपको पढ़ने हैं ये कुछ बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स पार्ट हैं, ठीक है, ये मैकेनिक्स के पार्ट नहीं है, ये बस बेसिक हैं आपको कि बॉडी क्या होता है, मास क्या होता है, बॉडी में आपको रिजिड बॉडी पढ़ना है, ठीक है, रिजिड बॉडी पढ़ना है, ठीक है, मास, स्केलर, वेक्टर, तो छोटा छोटा जो भी टॉपिक है मैं उसे क्लियर करता हूँ, आप देखेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे आप, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉडी या फिर रिजिड बॉडी। बॉडी क्या है, एक टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मेडअप है, ठीक है। एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। आप उसे फ्रेम में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को भी आप बॉडी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है आप कर सकते हैं, पार्टिकल तो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। ये रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, रिजिड बॉडी या ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट नाम दे दीजिए उसका, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि देखिए हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर रिजिड है, इज दिस अ मार्कर इज रिजिड और नॉट, क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। मैंने क्वेश्चन किया इज दिस अ मार्कर रिजिड और नॉट। देखिए ध्यान से समझिएगा एकदम, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। अगर आप सिविल से कर रहे हैं, मैकेनिकल से कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये रिजिड बॉडी हमेशा आपसे पूछेंगे, ठीक है, कि रिजिड बॉडी क्या है। तो देखिए मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, द बॉडी विच कैन नॉट बी डिफॉर्म while which cannot be deformed at applying the force in normal condition। समझिएगा, देखिएगा मैंने क्या लिखा है, द बॉडी विच कैन नॉट बी डिफॉर्म एट अप्लाइंग द फोर्स इन नॉर्मल कंडीशन। देखिए सेंटेंस इधर से उधर हो सकते हैं, मीनिंग निकलना चाहिए। इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं बट इसके कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट कीजिए। हमें दो बात यहाँ से सीखने को मिल रही है। कौन कौन सी बात है कि सबसे पहले कैन नॉट डिफॉर्म एंड नॉर्मल कंडीशन फोर्स, नॉर्मल कंडीशन फोर्स। तो मेरा कहना है कि इज दिस मार्कर इज रिजिड और नॉट। मैं कह सकता हूं दिस मार्कर इज रिजिड, दिस मार्कर इज रिजिड, ठीक है, दिस मार्कर इज रिजिड। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे राइट डाउन कर रहा हूं तो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, हमारे उंगलियों से फोर्स अप्लाइड हो रहा है,
बट जितना फोर्स इस पर अप्लाई होना चाहिए, जितना फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसे ब्रेक कर दूं, ठीक है, वो नहीं। जितना फोर्स इस पर नॉर्मल कंडीशन पे अप्लाई होना चाहिए वो फोर्स अप्लाइड हो रहा है। उस कंडीशन में ये इसका बेयरिंग पावर है, इसकी कैपेसिटी जो है वो बेयर कर रही है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ ये फोर्स रिजिड है, ये बॉडी जो है रिजिड बॉडी है, ठीक है। जैसे आप इंजीनियर हैं और आप एक बीम का एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये एक बीम है, इज दिस अ बीम इज रिजिड और नॉट? देखिए आप कहेंगे कि जो एक नॉर्मल फोर्स अप्लाइड होना चाहिए इस पे, अगर उस फोर्स पे इसकी कैपेसिटी जो है, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है, ये जिसको कह सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर सेफ कंडीशन में है तो ये रिजिड है, सेफ कंडीशन में है तो ये रिजिड है, ठीक है। मतलब नॉर्मल फोर्स अगर अप्लाइड कर रहे हैं उस कंडीशन में अगर ये सेफ लोड बियर कर रहा है, इस पर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये रिजिड है। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिकली हम इसे क्या मान रहे हैं, हम इसे थ्योरेटिकली मान रहे हैं। हम जो रिजिड मानते हैं वो रिजिड मानते हैं थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली। इन प्रैक्टिकली, इसी में लिख देंगे नोट में, इन प्रैक्टिकली there is no any body which is rigid, there is no any rigid body, ठीक है। बट theoretically it assume फॉर डेरिवेशन, या एग्जाम्स के लिए कह दें, ठीक है, फॉर डेरिवेशन इट एज्यूम्ड फॉर डेरिवेशन इन रिजिड कंडीशन। हम थ्योरेटिकली मान के चलते हैं कि ये रिजिड है, ठीक है। प्रैक्टिकली हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिजिड है, आप उसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई में ये नहीं टूटेगा, 15 न्यूटन का होगा, 20 न्यूटन का होगा, 60 न्यूटन का होगा, आपकी मोर देन दैट फोर्सेस लगाइए आप, तो कोई ना बॉडी जो है ऑब्वियसली है वो ब्रेक करेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी को गेन करके प्लास्टिसिटी में आएगा, ठीक है। आप समझ गए रिजिड बॉडी का कंडीशन, ठीक है। चलिए अब समझते हैं वेट। देखिए आगे चलिएगा, आगे चल के आप समझिएगा कि रिजिड बॉडी को और अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम के अनुसार, ठीक है, फ्रेम के अनुसार, सुपर स्ट्रक्चर के अनुसार। जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा तो वो फ्रेम होगा या स्ट्रक्चर होगा, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा सुपर स्ट्रक्चर होगा या फ्रेम होगा, ठीक है। वो आगे पढ़ना है, वो इसमें नहीं पढ़ना है, बस इसमें नॉर्मल समझिए कि रिजिड बॉडी वैसा बॉडी है जो एक नॉर्मल लोडिंग कंडीशन में हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं वेट, जिसे W से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए वेट क्या होता है, W इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। W इक्वल टू मास, सॉरी, W इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, M इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, G इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर मैं बताऊं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, देखिएगा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक टेबल पे रखा हुआ है, एक टेबल है, ये समझ लीजिए कि एक टेबल है। तो इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा हमेशा
हमेशा इसके डाउनवर्ड एक्ट होगा, हमेशा इसके डाउनवर्ड एक्ट होगा। ये जो इसका वेट है, होल वेट होगा, ये हमेशा इसके डाउनवर्ड एक्ट होगा और W इक्वल टू mg होगा। ठीक है, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, डाउनवर्ड टुवार्ड्स द अर्थ, टुवार्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो W इक्वल टू mg। ठीक है, ये वेट आप समझ जाएंगे। वेट को डिफाइन कीजिए तो कैसे कीजिएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, देखिए यूनिट क्या है इसका, यूनिट, यूनिट तो वेट क्या है, देखिए मास का यूनिट क्या है, केजी। एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूँ W इक्वल टू के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मैं इसे क्या कह सकता हूँ, न्यूटन। और यही तो फोर्स का है, यही तो फोर्स का है। तो वेट का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। ओके, हमेशा वेट कहाँ एक्ट करेगा, टुवार्ड्स द अर्थ सेंटर, सीधे बॉडी के परपेंडिकुलर, बॉडी के परपेंडिकुलर नहीं, सीधे ऑब्जेक्ट पे। मान लो ये बॉडी इस तरीके से भी रखा हुआ है, इस तरीके से भी किसी इंक्लाइंड बॉडी पे भी रखा है, किसी इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट पे भी रखा हुआ है, सरफेस पे भी रखा हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सीधे नीचे की तरफ। ठीक है, सीधे नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये आप लिख सकते हैं नोट में इसके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, देखिए जो बच्चे 12th करके आए हैं वो स्केलर एंड वेक्टर पढ़े होंगे फिजिक्स में। ठीक है, वो फिजिक्स में स्केलर एंड वेक्टर पढ़े होंगे। देखिए मैं कुछ वैसे एग्जांपल्स आपको देता हूँ जो आपके SBTE में पूछे हुए एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मास, अगर मैं कहूँ वर्क, अगर मैं कहूँ एनर्जी, अगर मैं कहूँ लेंथ, ठीक है, अगर मैं कहूँ पावर, ठीक है, अगर मैं इतना चीज कहूँ, ये सब कहूँ, ठीक है, और मैं इधर कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, ये पावर अभी तक पूछा नहीं है, ये इतना एग्जांपल्स मैंने दिया। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आप मास की बात करते हैं तो आप मास को क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है 5 kg का है, 10 kg का है, 12 kg का है, या सो मच हाउ मच जितना है आपका। तो आप ये देखेंगे कि इतने सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड। इन सारे ऑब्जेक्ट में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मास ऑब्जेक्ट क्या है, मान लीजिए अगर ये मार्कर है तो अगर मैं कहूँ कि ये 10 ग्राम का है, ठीक है, तो इसका कोई अपना डायरेक्शन है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मैं इसे कहीं सर्टेन डिस्टेंस की तरफ फेंकूंगा, सर्टेन डायरेक्शन की तरफ फेंकूंगा, तब तो मैं कहूँगा कि हाँ किसी ना किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब ये डायरेक्शन की तरफ फेंकूंगा दैट मीन्स तो कुछ ना कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ अगर इन सारी क्वांटिटीज को आप देखें तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, डायरेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट अभी यहाँ S1 पे है, इसे S2 पे जाना है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, S1 पे है, इसे S2 पे जाना है, और मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, मान के चलते हैं 10 मीटर है, 10 मीटर। ठीक है, अब इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा, देखिए इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ट्रेवल करना है, डायरेक्शन भी दे दिया है कि आपको 10 मीटर जाना है ईस्ट के तरफ, 10 मीटर जाना है ईस्ट के तरफ।
ठीक है। वेलोसिटी में भी जाना है, कोई ना ऑब्जेक्ट जो है उसका एक डायरेक्शन होता है कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है। आप यहाँ देखेंगे कि ये जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं इसे डायरेक्शन भी दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वर्क, मास, एनर्जी, लेंथ, ये सबको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो हम यहीं से इसका डेफिनेशन फाइंड आउट कर लेंगे। दैट फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, which have only magnitude not direction, which have only magnitude not direction is known as a scalar quantity, is known as a scalar quantity, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। वेक्टर क्या हो गया? द ऑब्जेक्ट विच हैज एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, आप समझ गए, डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो गया है। स्केलर को डिफाइन करने के लिए द ऑब्जेक्ट विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर, एंड वेक्टर के लिए द ऑब्जेक्ट विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। ये वर्क, मास, एनर्जी, लेंथ, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स में दिए हुए हैं। प्रीवियस आप क्वेश्चंस आप देखेंगे अपने क्वेश्चन बैंक में, तो ये सारे मिल जाएंगे कि विच ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, आप आराम से पढ़िए। मैकेनिक्स, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही स्मॉल सिलेबस दिया है, ठीक है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट लीजिए, ठीक है। ये ऐसा इसलिए दिया है आपको मैकेनिक्स, ताकि आप आगे जाके उसके सोल इफेक्ट को समझें, मैकेनिक्स के सोल इफेक्ट को आप समझें, ठीक है, कि मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स कहता क्या है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको मैकेनिक्स, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक करते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। देखिएगा, यूनिट को चलते हैं। देखिए, एक यूनिट से एक बात मैं बताता हूँ। आप कितने भी बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हैं, बहुत बड़े ब्रिलियंट क्यों ना हैं, लेकिन अगर यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं आता है तो आप ब्रिलियंट नहीं हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है MPa मेगा पास्कल में, आपसे पूछ रहा है न्यूटन पर mm स्क्वायर में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, आपसे पूछ रहा है, तो आप बना तो लेंगे सही, लेकिन लास्ट में आप क्या करेंगे? यूनिट में जाके गड़बड़ा जाएंगे। यूनिट में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए यूनिट कन्वर्जन का बहुत बड़ा रोल है न्यूमेरिकल्स के लिए। क्योंकि आप लीटर है, आप हमेशा देखे होंगे क्वेश्चन में कभी कभी दिया हुआ होता है लीटर में, आंसर्स आपको मीटर में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप जब तक 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच लीटर, इफ़ यू आर नॉट नॉन, देन देयर इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है। इसीलिए यूनिट कन्वर्जन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं, यूनिट को समझते हैं। यूनिट है क्या? हमारे पास जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, मेजरिंग ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हर किसी का मेजर है। एक ह्यूमन बॉडी है, उसे भी फीट में मेजर किया जाता है, कितना लंबा है, ठीक है। एक बुक है, हाउ मच हैवी, कितना kg का है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो कर रहे हैं, कितना मीटर जा रहा है, ठीक है। टाइम है तो कितना सेकेंड है, कोई भी बॉडी रन कर रहा है तो वो कितने सेकंड, कितने मिनट तक रन कर रहा है, कितने आवर्स तक रन कर रहा है, तो हमें घंटा को पहले सेकंड में चेंज करना होता है, ठीक है। तो हमें चलते हैं फंडामेंटल यूनिट की तरफ। देखिए, फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे और इसी के जस्ट बगल में डिराइव्ड यूनिट की बात करेंगे। फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे और जस्ट बगल में डिराइव्ड यूनिट, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल को फंडामेंटल क्यों कहा गया है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। जो जब बॉर्न हुआ है तो वो किसी के सहारे नहीं हुआ है, ठीक है। उस जैसे, और डिराइव्ड क्या होता है कि वो जो बॉर्न हुआ है वो किसी के सहारे हुआ है, वो फंडामेंटल के सहारे हुआ है। जैसे अगर मैं कहूँ मास,
तो मैं इसका क्या कहता हूँ, किलोग्राम। ठीक है, ये किलोग्राम क्या है, इसका एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, मैं कहूँ लेंथ, तो इसका क्या है, मीटर, ये इसका फंडामेंटल यूनिट है। टाइम तो सेकेंड। ठीक है, आप पढ़े होंगे 10th में 12th में MLT करके दिया हुआ रहता है, MLT। ठीक है, MLT का मतलब ही होता है मास लेंथ टाइम। ठीक है, मास लेंथ टाइम। ओके, अब आइए देखिए कुछ और भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसे कैंडेला में मेजर करते हैं। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को किस में, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ठीक है, ये आप जितने देख रहे हैं ये क्या हैं, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब मैं डिराइव्ड यूनिट की बात करता हूँ। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है, इन सारे किलोग्राम मीटर सेकेंड से जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो डिराइव्ड कहे जाएंगे। जैसे मैं फोर्स का एग्जांपल लेता हूँ। आप फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, आप यही जानते हैं। देखिए, और मास क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक न्यूटन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 kg ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में जितना भी फोर्स का जरूरत हुआ वही तो उसका फोर्स कहलाया। ठीक है, यानी ये हो गया इसका न्यूटन। देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड क्या है, बेसिक है। ठीक है, इससे हमारा क्या बना, न्यूटन बना। ठीक है, अगर मैं और आगे चलूं तो वर्क, इसका यूनिट क्या होता है, जूल। न्यूटन मीटर, देखिए न्यूटन मीटर से बना है। आइए, पावर तो वाट, इसको कहते हैं जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एनर्जी, एनर्जी का क्या हो जाएगा जूल, ये भी हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आपको जो डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है, जैसे प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप लिखते हैं इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्मॉलेस्ट ये है तो इसलिए न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसको डिराइव करते हैं मेगा पास्कल में, गीगा पास्कल में। ठीक है, ये देखिए ये सारे यूनिट डिराइव्ड यूनिट हैं, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। इसके बाद आप पढ़ेंगे जाके विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का यूनिट आप पढ़ेंगे जिसमें आ जाते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, स्ट्रोक पढ़ेंगे आपको, डाइन पढ़ेंगे आप। ठीक है, ये सारे जितने सारे यूनिट आ जाएंगे वो डिराइव्ड यूनिट होंगे। यानी एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं द फॉर्मूलाज या द यूनिट विच इज derived from the basic formulas is known as derived unit और fundamental unit, these are the basic units। ठीक है, अब देखिए एक यूनिट है SI यूनिट, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, SI यूनिट क्या है, तो आप देखिए हर एक ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, जैसे किलोग्राम कहते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राम में नहीं कहते हैं, हम किलोग्राम डायरेक्ट कहते हैं, सेकंड कहते हैं, मीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो यूनिट हैं ये सारे स्टैंडर्ड सर्टिफाइड हैं। ठीक है, यानी इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं, पूरे इंटरनेशनल पे जाने जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है उनको SI यूनिट। जैसे न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कोई नहीं जानेगा फोर्स का, किसी से आप पूछ लीजिए वो हमेशा बोलेगा फोर्स का न्यूटन, वर्क का जूल, पावर का वाट। ठीक है, तो ये सारे जितने सारे फॉर्मूले हैं ये स्टैंडर्ड सेटिस्फाइड है, इसीलिए कहा जाता है इनको SI यूनिट। ओके, आज के लिए इतना ही, अगले
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।